हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग सेंटर बाड़मेर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक अब सीरीज चला रखी है, रेलवे सिलेक्शन वाली सीरीज, जिसमें कि मैं आप सबके लिए मैंने पूरी जीव विज्ञान की क्लासेस फ्री में रख दी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इस बार तो आपको रेलवे में सिलेक्शन लेके ही मानना है, चाहे आप पिछली बार पॉइंट से चुके हो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे आपके सीजीएल एसएससी में कोई एग्ज़ाम में थोड़ा पीछे रह गए हो पॉइंटों में, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस बार जो रेलवे ने वैकेंसियाँ निकाली है उसको आपको मद्देनज़र रखते हुए आपको इस बार एक ना एक वैकेंसी लेनी ही लेनी है। आपको एक सीट तो फिक्स करके ही जाना है, जिसके लिए मैंने इस बार रेलवे सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैंने 2 क्लासेस पहले ले ली है। उसमें एक है कोशिका की और दूसरी जैव विकास की। जो कोशिका की मैंने क्लासेस ली है वो आपके अति महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, और मेरा एक 10 मिनट का शो भी चल रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आज मैं लेके आया हूँ आनुवंशिकी क्लास, जो कि एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। अब मैं आपसे बातें ज़्यादा न करते हुए अभी आनुवंशिकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अब आपको पहले परिभाषाओं, मैंने पूरी की पूरी आनुवंशिकी क्लास को लिख लिया है, पूरे नोट्स बना दिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार मैं रिवीजन करता हूँ। मैंने जो आपको मैं पढ़ के बताऊँगा वही चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिख ली है, ताकि आप एक बार में सही ढंग से रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ में, और मेरे साथ में पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लो। इसके बाद में मैं जो भी मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है उसके बाद में मैंने उसके एमसीक्यू लगाए हैं, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंट रहे कि जो ये टीचर पढ़ा रहा है उससे ही सवाल आ रहे हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आ रहा है। अभी मैं आनुवंशिकी की क्लास कंप्लीट करवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करवाऊँगा कि पीवाईक्यू, जिसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल पूछे एनटीपीसी ने, रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी ने, जो 2025 में एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही उसमें एनटीपीसी में जो 12th लेवल की वैकेंसी है या ग्रेजुएशन लेवल की स्टेशन मास्टर की, उन सभी में क्या सवाल पूछे हैं वो पीवाईक्यू भी मैं साथ में करवाता हूँ। ये जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ जीव विज्ञान की, इनसे एक भी सवाल आपके बाहर नहीं आएगा। तो अब मैं जीव विज्ञान की आनुवंशिकी की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उसमें वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, संचरित होते हैं यानी कि चलते हैं, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। जो आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो थे ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो उसमें थे ऑस्ट्रिया के निवासी थे ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में जानकारी दी थी। कब दी थी? जॉन मेंडल का काल क्या था, यानी उनका जन्म 1822 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर डायरेक्ट देना है कि आनुवंशिकी का पिता जो क्या कहा जाता है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही 1822 में इन्होंने ही ऑस्ट्रिया के थे आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और आनुवंशिक क्या है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं या चलते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों, जो विधियां होती है उन्हें आनुवंशिकी कहा जाता है, और आनुवंशिक लक्षण कहे जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ठीक है। इसके बाद में मैंने एक नोट लिखा है जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। इस नोट में ये बताया गया कि
आनुवंशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जॉनसन ने दिया। जो आनुवंशिकता शब्द जेनेटिक शब्द है वो दिया विलियम वाटसन ने। जो विलियम वाटसन साहब थे उन्होंने तो आनुवंशिकता शब्द दिया, लेकिन जो जीन शब्द है वो हमारे दिया विल्हेल्म जॉनसन ने। आनुवंशिक की संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। जो आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग है उसके लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी, पहले तो एक जोड़ी ली फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय एवं द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। जो आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया, ये सवाल आता है डायरेक्ट, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया कि आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया, तो वो है पौधा मटर। जो मटर का पौधा है उसका प्रयोग आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए किया गया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय एवं द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। इसके बाद एक संकरीय क्रॉस, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे डबल टी, जो कैपिटल डबल टी है, लंबे टी यानी कि ये समझाने के लिए डबल टी तथा एवं बोने पौधे स्मॉल टी पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। ये जो परिणाम है ये मैंने लूसेंट की बुक है जो कि ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उसमें से मैंने ये पूरा लिया है ताकि आपको कोई ना कोई भी परेशानी न हो। एक संकरीय पौधों के बारे में पढ़ते हैं अब। डबल टी यानी लंबा पौधा, स्मॉल टी यानी बोना पौधा, इसे पितृ पौधा भी कहा जाता है। ये कृत्रिम परागण, ये टी, इससे एक टी आया बड़ा टी और इसमें से छोटा टी, ये दोनों टी डबल, बड़ा टी और टी छोटा टी मिलके सभी पौधे संकर लंबे F1PD, जो सभी पौधे बनेंगे वो सबसे संकर लंबे और F1PD के बनेंगे। इसके बाद में ये बनेगा स्वपरागण, ये बनेगा स्वपरागण, इसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने और संकर लंबे। शुद्ध लंबे बनेंगे डबल टी, कैपिटल के डबल टी 25%, संकर लंबे डबल एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वो बनेंगे 50% और शुद्ध बोने बनेंगे 25%। ये जो स्मॉल, एक तो है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, दोनों बने। अब इनमें से कुल मिला के 100% बनेंगे। इसमें से संकर पौधे तो बनेंगे स्मॉल कैपिटल स्मॉल, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वो बनेंगे 50%। उसमें से 25% बनेंगे शुद्ध लंबे और 25% बनेंगे शुद्ध बोने, कुल मिला के हो जाएंगे 100%। अब ये जो संकर पौधे 50%, ये अब 100 ये बनेंगे, इसमें से 75% तो होंगे लंबे और 1% होंगे शुद्ध बोने। जो 75% होंगे वो तो होंगे सब शुद्ध लंबे और 25% होंगे वो होंगे शुद्ध बोने। किसमें से? जो संकर लंबे उसमें। और जो शुद्ध लंबे है स्वपरागण, इसमें हमेशा शुद्ध लंबे बनेंगे। शुद्ध लंबे यानी शुद्ध लंबे ही बनेंगे, ठीक है। और शुद्ध बोने यानी शुद्ध बोने हमेशा बनेंगे। और जो संकर लंबे हैं उनमें से 75% तो लंबे बनेंगे और 25% बोने बनेंगे। अतः F2PD का पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2, 1:2:1 प्राप्त हुए। जो F2PD का पौधे का फिनोटाइप अनुपात है वो तो गया 3:1 और जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1। तो एक संकरीय पौधों को मैंने आपको समझा दिया। एक टी लंबा टी है, लंबा पौधा, और ये बोना पौधा। लंबा पौधा टी कैपिटल टी इधर से आया और स्मॉल टी इधर से गया, कुल मिला के बड़ा टी और स्मॉल टी बन गया। इसमें से शुद्ध लंबे और बोने, ये मैंने पूरा समझा दिया। अब वापस से आप समझाओ, क्योंकि आप वो कहोगे कि ये टीचर ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन समझाने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं द्विसंकरीय क्रॉस। अब जो द्विसंकरीय क्रॉस है उसको पढ़ते हैं। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे एवं झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं। अब है
ये हमारे कोचिंग का नाम महादेव कोचिंग सेंटर बाड़मेर, ठीक है। टेलीग्राम नाम भी यही है। द्विसंकरी क्रॉस, जिसमें आपको फ्री PDF मिल जाएंगे ये इस क्लास की। द्विसंकरी क्रॉस, मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज डबल कैपिटल आर और डबल स्मॉल वाई। मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज एवं हरे एवं झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी हैं, ठीक है। रेलवे सिलेक्शन सीरीज अब हमारे चल रही है। गोल तथा पीला, ये हो गया कैपिटल डबल कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये हो गया गोल तथा पीला, ये हो गया झुर्रीदार तथा हरा। ये आर वाई गैमिट और ये आर वाई गैमिट, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। ये दो इधर से आया, दो इधर से आया, आर आर वाई वाई। ये बन गया गोल तथा पीला संकर बीज F1। गोल तथा पीला संकर बीज F1, ये स्वपरागकण, ठीक है। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये हो गया गोल पीला और ये हो गया गोल पीला, ठीक है। अब आपको नर युग्मक, जो इसमें नर युग्मक है वो अब पढ़ते हैं। मादा युग्मक, ये इधर वाले मादा युग्मक है और ये वाले नर युग्मक, ठीक है। ये आर वाई आर वाई, आर वाई आर वाई, इधर से आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दो कैपिटल आर दो कैपिटल वाई, ये बन गया गोल व पीला शुद्ध। और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल एक वाई हो गया, ये गोल व पीला अशुद्ध, क्योंकि इसमें स्मॉल वाई साथ में आ गया। इसमें तो पूरा कैपिटल था, इसलिए कुल शुद्ध हो गया गोल व पीला। और इसमें हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर और डबल कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। ये हो गया गोल व पीला अशुद्ध, क्योंकि इसमें ये जो स्मॉल आर आया है इसलिए अशुद्ध हो गया। इसमें दो कैपिटल हो गए, दो स्मॉल हो गए, इसलिए ये भी अशुद्ध। शुद्ध ओनली ये वाला है, किस लिए? क्योंकि डबल आ गया। अगर यही स्मॉल में आ गया और स्मॉल में आ गया ना, स्मॉल में आएगा उस टाइम। इसके बाद है डबल आर कैपिटल में डबल आर डबल वाई होंगे तो होगा गोल व पीला शुद्ध। और ये वाला हो गया झुर्रीदार व हरा शुद्ध, क्योंकि स्मॉल पूरा स्मॉल आ गया तो हो गया पूरा शुद्ध। और इसमें पूरा यानी कि कैपिटल आ गया इसलिए हो गया गोल और पीला। गोल और पीला, इसमें झुर्रीदार व हरा, बाकी सब अशुद्ध है, क्योंकि इसमें कुछ कहीं ना कहीं बाकी सब में शुद्ध वाले होंगे, ये वाले एक ये शुद्ध है और बाकी इसमें से ये भी शुद्ध है, क्योंकि दो ये आ रहे दो ये आ रहे, जिसमें दो दो आ रहे या चार चार आ रहे वो शुद्ध है। इसमें से कुल आपके चार शुद्ध होंगे, डबल आर जो डबल वाई और जो कैपिटल में डबल आर डबल वाई है दो दो चारों ही, और जिसमें दो आर दो कैपिटल में आर और दो ही कैपिटल में स्मॉल वाई, और जिसमें स्मॉल में डबल आर और कैपिटल में डबल वाई है वो दोनों वो सभी शुद्ध है। और आर आर स्मॉल वाले सभी झुर्रीदार व हरे होंगे और कैपिटल वाले गोल व पीले होंगे, ठीक है। अतः F2PD के अनुपात का फिनोटाइप, जो इनका फिनोटाइप होता है, अब आप कमेंट में बताएंगे कि फिनोटाइप क्या होता है। आप बोलते हो ना हमने पढ़ा है, तो फिनोटाइप क्या होता है? जिसने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं कुछ नहीं कमेंट में पिन कर दूंगा या कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ आप में से जो क्लास में देखते हैं उनमें से किन को पता है कि फिनोटाइप क्या होता है। तो अब आप क्लास में कल या तो आप कमेंट में बताएंगे या फिर मैं कमेंट का इंतजार करूंगा आप सबका कि कौन बताता है कि फिनोटाइप क्या होता है। F2PD के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ तथा F2PD के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:1 प्राप्त हुआ। ये किसके द्वार पर हुआ है प्राप्त? बताइए।
ये आधार प्राप्त हुआ जो हमने ये इसके पीछे सारणी देखी है ना, इसके आधार पर प्राप्त हुआ है। इसमें जो चीज़ें है ना वो आप मिलाएंगे तो यही अनुपात निकलेगा। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में पहला व दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर व तीसरा द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। जो पहला और दूसरा नियम है वो है एक संकरीय। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो मेंडल है, ग्रेगर मेंडल, उन्होंने जो नियम दिए आनुवंशिकता के, उनमें पहला व दूसरा किससे संबंधित है और तीसरा किससे संबंधित है। या ये आ सकता है कि एक संकरीय जो क्रॉस है वो किससे संबंधित है, किस नियम से संबंधित है, वो है पहला व दूसरा, और द्विसंकरीय संबंधित है तीसरे नियम से, तीसरे नियम पर आधारित है। इसके बाद रेलवे की सिलेक्शन सीरीज आपको पता है चल रही है। अब देखते हैं जीव या जाति और उनके गुणसूत्र। एस्केरिस का गुणसूत्र होता है 2। बोलो, एस्केरिस का गुणसूत्र होता है 2। मच्छर का होता है 6। घरेलू मक्खी का 12। मच्छर का डबल, क्या मच्छर का 6 तो घरेलू मक्खी का 12, मटर का 14। बताइए कि मटर जो है ना, मटर के पौधे का प्रयोग किसने किया था, किस चीज के लिए किया था, अभी मैंने थोड़ा जस्ट पहले पढ़ाया है, आप कमेंट में बताएंगे। प्याज का गुणसूत्र 16, मक्के का 20, टमाटर का 24, मेढक का 26, नींबू का 18 से 36, बिल्ली का 38, चूहे का 40। ये जो इंग्लिश में चूहा माउस वाला है उसका 40 है, और ये इंग्लिश में रेड वाला चूहा है उसका 42। इन दोनों में भी फर्क होता है। आपको कमेंट में बताना है क्या फर्क होता है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि इन दोनों चूहों में क्या फर्क होता है। और गेहूं में भी 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़े में 64, कुत्ते में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइट्स इसमें होता है 1300 से 1600। आपको सबसे ज्यादा याद करना है टेरिडोफाइट्स, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 1300 से 1600 गुणसूत्र। और सबसे कम वाले में याद करना है एस्केरिस में होता है सबसे कम, वो होता है 2। मच्छर में भी 6। ये चीजें आपको याद करनी है। इसके बाद है मेंडल के नियम। जो हमारे ग्रेगर मेंडल साहब है, उन्होंने जो नियम दिए उनको अब एक नजर में देख लेते हैं। इसमें एक फर्स्ट नियम है प्रभाविकता का नियम, सेकंड नियम है पृथक्करण का नियम। अब पढ़ते हैं प्रभाविकता। उसके बाद थर्ड नियम जो है वो नियम है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। अब पढ़ते हैं प्रभाविकता के नियम को। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें सिर्फ प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहते हैं। जो अप्रभावी गुण होते हैं उपस्थित तो अवश्य रहते हैं। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। अभी हमने पढ़ी है कि पीढ़ी किसमें ये नियम यानी कि प्रकट होते हैं, वो है दूसरी पीढ़ी में। प्रभाविकता का नियम। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहते हैं। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। इसके बाद है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। जो लक्षण कारक है उनके जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। प्रश्न आपको यहां से नहीं पूछा जाएगा, पूछे से प्रश्न आपको यहां से पूछा जाएगा डायरेक्ट कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहा जाता है। वो है पृथक्करण का नियम। याद करो, पृथक्करण का नियम कोई युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, वो है पृथक्करण का नियम।
और इसके बाद है हमारे तीसरा नियम, जो है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। बोलो, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, वो है तीसरा। जब दो जोड़ी विपरीत वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब दो जोड़ी विपरीत वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करता। जो एक लक्षण की वंशानुगति होती है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करती। स्वतंत्र अपव्यूह का नियम पढ़ते हैं। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जो विपरीत वाले पौधे होते हैं दो अलग अलग, जो हमने पीछे पढ़े, तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। एक लक्षण की वंशानुगति होती है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करती। अब पढ़ते हैं, डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? वो है हमारे डब्ल्यू वाटसन। कब किया? 1905 में। किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने। किसका प्रयोग किया? जेनेटिक्स का। जो जेनेटिक्स, जिसे हम हिंदी में आनुवंशिकी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, उसका प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया। जोहानसन ने 1909 में किया। सर्वप्रथम में डब्ल्यू वाटसन, उसके बाद 1909 में जोहानसन। सिर्फ 4 साल बाद सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। किसका किया? 4 साल बाद 1909 में जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। जेनेटिक्स और जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन ने 1909 में। उसके बाद है फिनोटाइप। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते उसे फिनोटाइप कहते हैं। प्रश्न ये शायद ही पूछे, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, क्या पता पूछ ही ले। फिनोटाइप किसे कहा जाता है? ये प्रश्न शायद पूछे नहीं पूछे, इतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्या पता कहीं पूछ ले, कोई बच्चा भी पूछ ले कि आप फिनोटाइप किसे बोलते हैं। आप पढ़ रहे हो, घर वाले कोई पूछ ले फिनोटाइप क्या होता है, अगर आपको आंसर वहाँ पर नहीं आए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको एक लज्जा सी फील होगी। इसीलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया। क्या? फिनोटाइप जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। इसके बाद है जीनोटाइप। हाँ, मैंने ये प्रश्न पूछा था फिनोटाइप किसे बोलते हैं, उसी का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। आपने अभी तक सोचा ही नहीं सर क्या पढ़ा रहे। अब मैंने प्रश्न भी पूछा था फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जो जीवधारी होते हैं उनके जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। इसके बाद है जीनोटाइप। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। जो जीनोटाइप है, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का बना होता है। जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का बना होता है। क्या? जीवधारी के आनुवांशिकी संगठन को, जो जीवधारी होता है उसके आनुवांशिकी जो संगठन होता है उसको ही जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप। क्या? जीनोटाइप जीवधारी के आनुवांशिकी संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों या जीन का बना होता है। किसका बना होता है? वो जीन का ही बना होता है। उसके बाद है युग्म विकल्पी। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी गुणों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि एलील किसे कहते हैं? जो एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूप, जो विपर्याय यानी अलग रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण जो होते हैं, उन लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। यानी एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। यानी कि जो एक ही जीन है उसके विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। इसके बाद है सहलग्नता, लिंकेज। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं।
किसे बोलते हैं? सहलग्नता। लिंकेज किसे कहते हैं? जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति, एक ही गुणसूत्र के होने चाहिए, उन पर स्थित जीनों में जो जीन होते हैं एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वंशगत जो प्रवृत्ति होती है जीनों की, इसी प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। इसके बाद जबकि जीन को एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं, जबकि जीन जो कि एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं, जो जीन है वो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। जबकि जो जीन होते हैं जो कि एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें सहलग्न कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन, सेक्स लिंकेज जीन्स। लिंग सहलग्न जीन होते हैं, लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। लिंग सहलग्न जीन किसे कहते हैं? लिंग सहलग्न जीन लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं। वास्तव में जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं, जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्न की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन ने की थी। आपसे ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? वो है मार्गन। कब की? 1910 में। मनुष्य में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे रंग वर्णाधीनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। क्या मनुष्य में लिंग सहलग्नता यानी कि मनुष्य में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे कि रंग अलग अलग होते हैं, कोई गंजा होता है, किसी के बाल ज्यादा होते हैं, किसी में हीमोफीलिया होता है, किसी में मायोपिया होता है, किसी में हाइपरट्रोकिस होता है इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। जो स्त्रियां होती है उनसे ज्यादा पुरुषों में होता है लिंग सहलग्न। अलग अलग चीजें यानी कि रंग अलग अलग होता है, गंजेपन होता है, क्योंकि स्त्रियों में गंजापन तो होता ही नहीं है, सभी के बाल बड़े होते हैं लगभग। तो हाँ, किसी किसी के छोटे हो सकते हैं, लेकिन बाल तो होते ही है। लेकिन पुरुषों में कोई गंजा होता है, किसी के बहुत बड़े बाल होते हैं, किसी के स्टाइलिश बाल होते हैं, किसी का रंग काला होता है, किसी का गोरा होता है, कोई स्वर्ण यानी कि कृष्ण रंग का होता है, यानी कि थोड़ा ना काला ना गोरा। किसमें मायोपिया रोग होता है, यानी मायोपिया एक तरह का होता है, हाइपरट्राइकोसिस होता है। इन तीनों के आप मतलब बताएंगे, वरना मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा या अलग नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कितना जानकारी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मानव आनुवांशिकी। जो ह्यूमन जेनेटिक्स होता है उसको अब हम पढ़ेंगे। गुणसूत्र का नामकरण W. वाल्टेयर ने 1888 में दिया। जो गुणसूत्र है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोमस। क्या? क्रोमोसोमस। गुणसूत्र का नामकरण W. वाल्टेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जो गुणसूत्र है उनमें जो पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ हैं उनको बोलते हैं जीनोम। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। जो जीन होता है वो इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिका अंगों में होती हैं तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिका अंगों में होती हैं तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। 1956 में एस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहा जाता है। जो 1956 में एस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। 1956 में दी गई आधुनिक विचारधारा किसकी? जीन की। किसने दी? एस वेंजर ने। ये प्रश्न मैं आपको क्यों रिपीट करा रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं।
कि 1956 में आधुनिक जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दी? एस वेंजर ने। कब दी? 1956 में। किसने दी? किसकी दी? जीन की, एस वेंजर ने। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, जो जीन के कार्य की इकाई है वो है सिस्ट्रॉन। प्रश्न डायरेक्ट आता है कि जीन के कार्य की इकाई क्या है? वो है सिस्ट्रॉन। आपको याद है, डायरेक्ट बता दिया, सिस्ट्रॉन। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हैं, आंसर फटाफट आप दे देंगे। इसके बाद है मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रश्न ये आता है कि मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? वो है 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं मानव के अंदर। आर्थर कार्नवर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मैंने डीएनए से संबंधित कुछ पीछे पढ़ाया भी था, शायद मैंने 10 मिनट के शो में पढ़ाया, या चाहे मैंने इसकी जो पहले क्लासेस ली वो उसमें पढ़ाया। तो आपको बताना है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, उसमें मैंने डीएनए की फुल फॉर्म बताई हुई है। आर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की। किसने की? आर्थर कॉर्नवर्ग ने। कब की? 1962 में। किसकी की? डीएनए की पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में पूछे कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो वो होती 46। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से, एक अंडाणु एक प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र होता है अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्रजन। इसके बाद है शुक्रजन। शुक्रजन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे, ये जिनमें 23 जोड़ी का X गुणसूत्र आता है, अर्थात 22 + X, और आधे वे जिनमें 23 जोड़ी Y गुणसूत्र आता है, जो होता है 22 + Y। दोनों में 23 होते हैं, कुल मिला के 46 अभी मैंने पीछे बताया, जिसमें 22 + X और 22 + Y। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22 + X तथा 22 + X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। विवेचन के समय यदि अंडा गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलते हैं, विवेचन के समय यदि अंडा गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23 जोड़ी XX होगी और इसमें बनने वाली संतान लड़की होगी। लड़की का पता कैसे चलता है कि लड़की होगी या लड़का? तो विवेचन के समय यदि अंडा गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23 जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अगर XX होता है, जैसे मैं समझाता हूँ वापिस, थोड़ा मेरे को लग रहा है कि किसी को समझ में कम आया है। विवेचन के समय यदि अंडा गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, तो अंडा गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23 जोड़ी XX होगी उस टाइम तो लड़की होगी, और X और Y होगा तो होगा संतान लड़का। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। जो पुरुष का गुणसूत्र होता है वही मेन निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। नोट: परखनली शिशु के मामले में निषेध धन परखनली के अंदर होती है। परखनली शिशु के मामले में निषेध धन परखनली के अंदर होती हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो शिशु का पितृत्व होता है उसको स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य:
जो आनुवंशिकी है उससे प्रमुख जो तथ्य हैं उनको आप पढ़ेंगे कि किसने क्या तथ्य दिया। उसी कड़ी में पहला जो है वो है टी.एच. हक्सले, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जो जीव द्रव्य हैं वही जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा? वो है टी.एच. हक्सले ने। इसके बाद है डब्ल्यू फ्लेमिंग, क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादित किया, वो है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग ही वो व्यक्ति है जिसने क्रोमेटिन शब्द प्रतिपादित किया। इसके बाद ई स्ट्रासबर्गर, पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन किया, वो है ई स्ट्रासबर्गर ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग जो माइटोसिस है, इसमें सॉरी ये गलती हो गया, माइटोसिस है, माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किया, ये भी गलत, प्रतिपादित। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किया। प्रश्न आ सकता है कि माइटोसिस शब्द किसने प्रतिपादित किया? वो है डब्ल्यू फ्लेमिंग। भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने की? डब्ल्यू राउक्स ने। जो हमारे डब्ल्यू राउक्स साहब है उन्होंने ही भ्रूण विज्ञान की स्थापना की। डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्रोमोसोम, अभी हमने पढ़ा है नहीं, एक मिनट रुको, डब्ल्यू क्रोमोसोम और अच्छा ये क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन दिया डब्ल्यू फ्लेमिंग ने और क्रोमोसोम दिया है डब्ल्यू वाल्टेयर ने। डब्ल्यू वाल्टेयर साहब ने दिया क्रोमोसोम और क्रोमेटिन किसने दिया था? अभी मैंने पढ़ा है, क्रोमेटिन दिया है हमारे फ्लेमिंग साहब ने, दोनों डब्ल्यू आगे। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन और डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्रोमोसोम। ये शब्द हमें एग्जाम ने उलझा देते कि किसने क्रोमोसोम दिया और किसने क्रोमेटिन दिया। डब्ल्यू वाल्टेयर ने दिया क्रोमोसोम। एच हेलरिगल व एच विलक्रोथ दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बताया। जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया, वो है एच हेलरिगल व एच विलक्रोथ ने। डी इवानोवस्की विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण दिए। डी इवानोवस्की विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण दिए। ए विजमैन जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत दिया। जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत दिया, वो है ए विजमैन। ई बुकनर यीस्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया और उन्हें जाइमेस नाम दिया। यीस्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया और उन्हें जाइमेस नाम दिया। इसके बाद है आर आल्टमान, न्यूक्लिक एसिड शब्द प्रतिपादित किया। न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने प्रतिपादित किया? आर आल्टमान ने। ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया, वो थे ह्यूगो डी ब्रिज। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त वर्गों का पता लगाया। रक्त वर्गों का पता लगाने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। टवोर्ट जीवाणु भोजी की खोज की टवोर्ट ने। ग्रिफिथ न्यूमोकॉकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमोकॉकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज किसने की? वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। नॉल व रस्का प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, नॉल व रस्का ने। जी डोमेक सल्फर ड्रग की खोज की, जी डोमेक ने। ए जी टंसले ने इकोसिस्टम या परितंत्र का शब्द का प्रयोग किया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले थे ए जी टेंसले। हैंस क्रेव्स श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। जो हैंस क्रेव्स साहब थे उन्होंने श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। किसके द्वारा निकलती है? जो श्वसन की सिट्रिक अम्ल होती है चक्र की खोज का पता लगाया। किसकी खोज का पता लगाया? श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाने वाले थे हैंस क्रेव्स। उन्होंने कहा कि श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। किस चक्र के फलस्वरूप? सिट्रिक अम्ल चक्र के फलस्वरूप। वो दिया था हैंस क्रेव्स ने। इसके बाद S.A. वैक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की, वो थे S.A. वैक्समैन। जेवी समनर एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्करण
पृथकृत किया वो थे जेवी समनर, जॉन सॉल्क। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किया, जिसे साल्क टीका कहा जाता है, वो है जॉन सॉल्क। साल्क, इसी नाम पर साल्क टीका पड़ा। किसके नाम पर? जॉन सॉल्क। प्रश्न ये नहीं आएगा कि साल्क टीका किसने बनाया। ये आ सकता, बिल्कुल आ सकता, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया, तो वो प्रश्न आप फंस जाओगे। इसीलिए आपको याद करना है कि जो पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण करने वाले थे वो थे जॉन सॉल्क साहब। इसके बाद एक कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की, वो है C.O. मिलर व F.S. स्क्रूग। C.O. मिलर व F.S. स्क्रूग ने कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की। C.O. मिलर व F.S. स्क्रूग ने। हरगोविंद खुराना, गोविंद है, हरगोविंद खुराना पुनरावर्तीय अनुक्रम वाले पोलियो न्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिकी कोडों का निरूपण किया। हरगोविंद खुराना साहब ने पुनरावर्ती अनुक्रम वाले पोलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से आनुवंशिकी कोडों का निरूपण किया। इसके बाद एक क्रिश्चियन बर्नार्ड, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन करने वाले थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। रॉबर्ट एडवर्ड, परखनली शिशु विकसित करने का तकनीक विकसित की। जो परखनली शिशु है, टेस्ट ट्यूब बेबीज विकसित करने की तकनीक का विकसित किया रॉबर्ट एडवर्ड ने। इसके बाद है रॉबर्ट सॉर्वी, कृत्रिम हृदय विकसित किया। परखनली को विकसित किया किसने? रॉबर्ट एडवर्ड ने। सभी बोलो, रॉबर्ट एडवर्ड। परखनली शिशु विकसित करने को परखनली शिशु विकसित करने की तकनीक बनाई रॉबर्ट एडवर्ड ने। याद करो, परखनली शिशु रॉबर्ट एडवर्ड। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया क्रिश्चियन बर्नार्ड। हरगोविंद खुराना को याद किस लिए किया जाता है? पुनरावर्तीय अनुक्रम वाले पोलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिकी कोडों का निरूपण किया। आनुवंशिकी कोडों का निरूपण किसने किया? हरगोविंद खुराना। C.O. मिलर व F.S. स्क्रूग, कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइकोटिन की खोज की। हार्मोन साइकोटिन की खोज किसने की? C.O. मिलर व F.S. स्क्रूग ने। पोलियो से बचाव के टीके का निर्माण किसने किया, जैसे साल्क टीका कहा जाता है? जॉन सॉल्क ने। परखनली की खोज किसने की? रॉबर्ट एडवर्ड ने। कृत्रिम हृदय विकसित किया रॉबर्ट जार्विक ने। चलो, हमारे आनुवंशिकी आज कंप्लीट हो गई। आनुवंशिकी क्लास मैंने पूरी पढ़ा दी आपको। अब मैं इसके कल आपको जो PYQ है आनुवंशिकी के, कल या परसों, कल शायद कुछ और क्लास लेके आ जाऊं तो ठीक है, वरना मैं इसके पहले आपको PYQ करवाऊंगा, जो कि CGL हुआ, CHS हुआ, MTS हुआ, रेलवे में जो NTPC हुआ, ग्रुप D हुआ, ALP हुआ, सारे के सारे में जो भी 4-4 सवाल लेके आऊँगा, ज़्यादा नहीं लेके आऊँगा। ज़्यादा 2-2, 3-3 हर एग्ज़ाम में जो भी तारीख वाइज, शिफ्ट वाइज जो आए हुए, मैं वो कल लेके आऊँगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ, टीचर बिल्कुल सही पढ़ा रहा है, इससे बाहर कुछ आ नहीं रहा है। तो क्या है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट आएगा ना एग्ज़ाम के टाइम, वो एक अलग ही लेवल का होगा कि हमने महादेव कोचिंग सेंटर से पढ़ा है और हमारा एक भी महादेव जी के नाम पर एक भी सवाल गलत नहीं होगा। महादेव जी का नाम लेना और ये चीज़ें पढ़ के जाओ। एक बार मेरे साथ पढ़ो, दूसरी बार 10 मिनट आप देख लो, रिवीजन कर दो, तो आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी। और ऐसा ही नहीं हो रहा है तो दूसरी बार एक बार और क्लास देख लो, तो आपको क्लास होगी याद। बंदा कितना भी कमज़ोर है, 2 बार क्लास और 1 बार रिवीजन 10 मिनट का, तो क्लास क्यों नहीं याद होगी? बच्चे क्या करते हैं कि याद करने की कोशिश कभी करते ही नहीं है, सोचते रहते हैं कि पढ़ाई होती नहीं। कभी बैठे हो एक जगह बैठ के देखो, आपको क्लास देखनी है एक बार। उसके बाद में मैं नोट्स आपको बनाने को नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके पास जो लूसेंट की किताब है तो ठीक है, वरना मैं नोट्स दे रहा हूँ। आप एक बार नोट्स, जस्ट किताब पढ़ी, उसे 10 मिनट आप रुकिए, 10 मिनट आप घूम लीजिए। उसके बाद में 10 मिनट में वापस रिवीजन करो। मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसका रिवीजन कर दो PDF से। जस्ट उसके बाद आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। वरना थोड़ा, यानी कि मॉर्निंग में ये देखी ना, 7 बजे मेरी क्लास आती है, 7 बजे देखी, उसके बाद 10 मिनट की आप
रेस्ट कर लो, उसके बाद एक बार पीडीएफ पढ़ लो, शाम को एक बार और पीडीएफ पढ़ लो, या शाम को एक बार क्लास देख के फिर पीडीएफ पढ़ लो, फिर आपको क्लास हो जाएगी यार। अगर फिर भी आपको क्लास याद ना हो ना, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, तो मैं आपका कुछ और सॉल्यूशन बताऊंगा इससे भी अच्छा, इससे भी मेरे पास इससे भी अच्छा तगड़ा सॉल्यूशन पड़ा है। बस आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ 2024 में ना हो पाई, 2025 में तो मेरा कॉल लेटर घर पे आएगा आएगा। उन पड़ोसियों के तानों को तालियों में बदल दूंगा। इस बार तो ऐसा कर दूंगा, इस बार ऐसी तैयारी करूंगा कि पड़ोसी तो क्या, उसके घर वाले भी कहेंगे कि हाँ कुछ कुछ किया है बच्चे ने। इसीलिए सही ढंग से पढ़ो, मेरे साथ में क्लास देखो, और रेलवे में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एसएससी में ना हुआ तो कुछ नहीं। अब वापस से अपने हथियार वापस से लेके आओ और पढ़ाई पे ऐसे लग जाओ कि दीपावली वगैरह कुछ नहीं। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कोई फटाका नहीं। सिलेक्शन होने पर आप फटाके जितने फोड़ने हैं वो होते फोड़ो, कोई मना नहीं करेगा, कोई घर वाला मना नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। चाहे 10,000 वाला फोड़ो या 12,000 वाला, चाहे जो मन हो वो फटाका फोड़ो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। आप मेरे इंस्टा पर भी जोड़ सकते हो, व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए, क्योंकि हमारा आगे अकेला का विकास होना ज़रूरी नहीं है। जो भी हमारे मित्र है साथ में पढ़ रहे हैं, जो हमारे खास मित्र है, चाहे खास हो कुछ भी हो, मित्रों को अभी विकास होना ज़रूरी है। हर किसी का सोचने वाला बंदा बहुत आगे जाता है। इसीलिए अब मैं क्लास को रोक रहा हूँ, क्योंकि आप भी थोड़े 10 मिनट की रेस्ट कर लो। उसके बाद में वापस इस क्लास की पीडीएफ पढ़ लेना, और गणित की जो हमारी सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूँ रेलवे के लिए, उसको देखने स्टार्ट कर दो, ताकि रेलवे में भी आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सॉरी, गणित में भी है क्या, सिर्फ जीके और रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, जीके और मैथ पर तो सिलेक्शन होता है रेलवे में। इन दोनों को अच्छे करके जाओ, आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा, मेरे को बताना। चलो ठीक है, ओके बाय। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, ओके बाय।